लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेंद्र बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन वेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में से ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, अपने घर के पशुओं को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों से भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर के में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियां और भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान और धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे अपनी ओर खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, एक सिक्किम परिधान होता है, वस्त्र होता है, उसको धारण किए थी, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। बहुत सुंदर सुंदर युवतियां थी। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिमा और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंद मुग्धि में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। इतनी सुंदर वो उन वस्त्रों को पहन के लग रही थी। ये सौंदर्य हमारे लिए, लेखिका ने कहा, कि अब सहा नहीं जाता। थूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में रुकना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी। मंदिम मंदिम क्या होता है? धीरे धीरे हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत में चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे परिंदे माने पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियां घुंघरुओं के रुनझुनाहट सी, आंखें अनायास अनायास माने अचानक भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के खिलवाड़ का अक्षम्य अपराध किया है। जहाँ पर प्रकृति है वहाँ पे सौंदर्य है, वहीं पर शांति है। लेकिन हमारी पीढ़ी ने अपने स्वार्थ के साथ जो है प्रकृति से खिलवाड़ किया। जो हमारे साथ प्रकृति से खिलवाड़ किया तो सौंदर्य नष्ट करने का अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंचती। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा, अंजलि माने चुल्लू में भरा, और अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? हमने यहाँ जल को हाथ में लिया और संकल्प किया, करूं सोचने लगी, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हाला है, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में।
रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय से काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक वो रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सेनानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। यानी सभी ने वहां पर खूब मौज मस्ती की। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। तिस्ता नदी भी शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो भी अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव को लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वो नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। झिड़कियां माने थोड़ा सा डांट करके। उम्मीद, आवेश, उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। देखिए, लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर आशा के विरुद्ध बर्फ यहाँ देखने को ना मिली। एक सिक्किम युवक ने लेखिका को बताया कि 500 फीट ऊपर कटाव में बर्फ मिल सकती है। कटाव जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड है और जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना, लोग यहाँ कम घूमने आते हैं। कटाव का रास्ता जो है वो बहुत खतरनाक था और धुंध और बारिश भी थी। जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। खतरे के एहसास से सभी को मौन कर दिया था। अब यहाँ क्या था? पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास से हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांसें लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही दृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर, क्योंकि वहां पे सुंदरता चारों तरफ बिखरी हुई थी। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे काले हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं पर धूप में वह बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ बर्फ के ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी जो थी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, हर तरफ जो था वो बर्फी बर्फ दिखाई दे रही थी। एकाएक जितेंद्र ने पूछा,
कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, अच्छा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने मेरे मुंह से राम रोचो सुना। राम रोचो का मतलब क्या होता है? अच्छा है। और अपनी भाषा को सुनकर उसको बहुत अच्छा लगने लगा, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरफ गिरने लगी। त्रिमो माया, सेंधे मलाई, सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वो। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे, पर मन वृंदावन हो रहा था, आनंदमय हो रहा था। ऐसा लग रहा था हमारी आत्मा से परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो रहा हो। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई, मेरी इच्छा हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा किराए पर ले लूं, पर कटाव, थुमथांग और झांगू लेकर भी की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसमें महानगर के डार्क रूम में इन्हें फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों की खोज को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही बड़ा से बड़ा अपराधी भी इन्हें देख ले तो क्षण भर के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी जितने भी पापी यहाँ आ जाएं, उनका पाप क्षण भर में दूर हो जाए, उनके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगें। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर उगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे सवाल से जूझ रही थी। एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब हम त्राई मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचयन की, जल को एकत्रित करने की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। इतने सुख में आनंद में डूबी हुई थी, लेकिन अचानक मेरा मन उदास हो गया। मेरे सामने उन मेहनतकश पहाड़ी स्त्रियों का चित्र उभर आया, जो अथक परिश्रम के साथ पत्थरों को तोड़ रही थीं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफर थोड़ा और बढ़ा कि देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी ने मैंने कहा, इतनी कड़कती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वो हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि इन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते हैं। हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं।
मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर तुम यांग की ओर। जितेंद्र कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। यानी हमने जब सोचा कि ये फौजी हमारे देश की सेवा के लिए कितनी कठिनता का सामना करके इस ठंड में भी हमारे देश की रक्षा के लिए संलग्न रहते हैं और अपने देश पर निछावर होने के लिए हर तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और कितना कठिन जीवन और कितना कठिन संघर्ष करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट पड़े। थुमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और रुड्रोड्रेव के फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लोगों को लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले थे, कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों, बादलों की आग मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप जब थुमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद थुमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल थुमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक भारतीय सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने कहा, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैंने उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेंद्र हमें रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिसपे गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली उठाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीप निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वो चालू हो गया। मैडम, थुमथांग भी इसके पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। देखिए, यहाँ पर लेखिका मन ही मन कह रही थी, हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए रास्तों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है।